हम सभी ने इस चैप्टर का फेज 1 कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में हम सभी इस चैप्टर का फेज 2 शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग का टॉपिक रहेगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंतर्गत आज हम लोग 3 सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला रहेगा द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, दूसरा रहेगा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर और तीसरा रहेगा कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो बारी बारी से इन सारे तीनों टॉपिक्स को स्टडी कर लेते हैं। एरिस्टोक्रेसी की बात की जाएगी तो ये सभी सोशली और पॉलिटिकली यूरोप कॉन्टिनेंट के डोमिनेंट क्लास थे। साथ साथ इनकी जो स्टेट्स का मतलब होता है संपत्ति या जायदाद, जो थी काउंट्री साइड में तो थी, साथ साथ टाउन हाउसेस में थी। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो जमीन जायदाद थी वो गांव में तो थी ही, साथ साथ शहर में भी थी। इसके अतिरिक्त ये सभी डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी में फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। डिप्लोमेसी का मतलब ये हुआ राजनीतिक कार्य करना। तो ये सभी जो एरिस्टोक्रेसी थे ये सभी डिप्लोमेसी यानी कि राजनीतिक कार्य करने के लिए और हाई सोसाइटी में फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। अगर इनकी काउंटिंग की बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी थी, तो ये काउंटिंग के हिसाब से बहुत ही कम संख्या में थे। तो अगर कोई हमसे पूछेगा एरिस्टोक्रेसी के बारे में तो हम लिख देंगे कि सोशली और पॉलिटिकली यूरोप कॉन्टिनेंट के डोमिनेंट क्लास है। साथ साथ इनके जो स्टेट्स थी काउंट्री साइड के साथ साथ टाउन हाउसेस में भी थी। ये लोग डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी में फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। और काउंटिंग की बात की जाएगी तो इनकी संख्या बहुत ही छोटी थी। अब हम बात करते हैं द न्यू मिडिल क्लास। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। इस वर्ड का मतलब सबसे पहले समझते होता क्या है। जब बहुत सारी फैक्ट्रीज में या कंपनियों में, फिर से बोल रहा हूं कि जब बहुत सारी फैक्ट्री या कंपनियों में काम मैनुअल तरीके से ना कराकर मशीनों से कराया जाना शुरू कर दिया जाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब फैक्ट्रीज या किसी कंपनी में काम मैनुअल या हाथ से ना कराकर मशीनों से कराया शुरू किया जाने लगे तो उस प्रोसेस को ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। और यूरोप के अंदर मिड 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसका मतलब है कि यूरोप की जितनी भी फैक्ट्री थी या कंपनियां थी उन सभी में अब काम मैनुअल तरीके से ना कराकर बल्कि मशीनों से कराया जाने लगा। उसी समय यूरोप के अंदर 2 सोशल ग्रुप का इमर्जेशन हुआ, या 2 नए सोशल जो ग्रुप थे उनका उद्भव हुआ। पहला था वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैसे लोग थे जो कंपनियों में काम करते थे। दूसरा द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यू मिडिल क्लास आखिर कौन थे। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल को शामिल किया गया था। ये सभी के सभी एजुकेटेड तो थे ही, साथ साथ लिबरल माइंड के थे। लिबरल माइंड का मतलब ये हुआ कि ये सभी आजाद रहना पसंद करते थे। साथ साथ इन सभी का या न्यू मिडिल क्लास का मानना यह था कि ऑटोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस है उसको क्या कर देना चाहिए, पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। आई थिंक कि द न्यू मिडिल क्लास भी समझ में आ गया होगा। अगर इसको लिखना होगा तो हम लिख देंगे कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 2 नए सोशल ग्रुप्स का इमर्जेशन हुआ। एक बना वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, दूसरा बना द न्यू मिडिल क्लास। इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल को शामिल किया गया। ये सभी एजुकेटेड तो थे, साथ से लिबरल माइंड के थे और इन सभी का मानना था कि ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस को क्या कर देना चाहिए, पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये वाला टॉपिक भी सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। आखिर लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो लिबरलिज्म एक वर्ड है और एक लैटिन वर्ड है। इस वर्ड की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड लाइबर से हुई है और लाइबर का मतलब होता है फ्री यानी कि स्वतंत्र। सीधी भाषा में लिबरलिज्म का मतलब होता है स्वतंत्र रहना। क्या रहना, स्वतंत्र रहना। लेकिन हर क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, अलग अलग था यूरोप के अंदर। जैसे कि अगर न्यू मिडिल क्लासेस के लिए बात की जाएगी लिबरलिज्म का मतलब क्या था, तो इसके 2 मतलब थे। पहला था
फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, दूसरा था इक्वलिटी बिफोर लॉ। फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल का मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को घूमने की, बोलने की, कि एक जगह से दूसरे जगह जाने की पूरी तरह की आजादी होनी चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल। और दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये हुआ कि सभी लोग कानून के सामने एक समान होने चाहिए, कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि न्यू मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, तो हम लोग बोलेंगे इसके दो मतलब थे इनके लिए। पहला तो सभी व्यक्तियों को फ्रीडम होनी चाहिए, साथ साथ सभी लोग कानून के सामने इक्वल होने चाहिए। उसी तरीके से अगर पॉलिटिकली बात की जाए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, तो जो भी गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसमें 3 पॉइंट में बताता हूं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या था, तो 3 पॉइंट को कंसीडर करना है। सबसे पहले हम पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो लिबरलिज्म का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो जनता की सहमति के आधार पर बननी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो जनता की सहमति के आधार पर बननी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि ऑटोक्रेसी और साथ साथ क्लरिकल प्रिविलेजेस को क्या कर देना चाहिए, पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। क्लरिकल प्रिविलेजेस का मतलब होता है ऑफिशियल वर्क। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि जो पढ़े लिखे लोग थे केवल वही ऑफिशियल वर्क कर सकते थे, ठीक है, या केवल वही लोग पढ़ते थे जिनके पास पैसे होते थे या जो समृद्ध थे, और वही लोग ऑफिशियल वर्क करते थे। और केवल खास वर्ग, कुछ खास वर्ग के लोगों को ही ऑफिशियल वर्क में लगाया भी जाता था। तो पॉलिटिकली अगर लिबरलिज्म की बात की जाएगी तो गवर्नमेंट तो जनता के सहमति के अनुसार बननी ही चाहिए, साथ साथ ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेजेस को भी पूरी तरीके से समाप्त कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई कंट्री है तो उस कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, साथ साथ एक ऐसा पार्लियामेंट होना चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के द्वारा बननी चाहिए, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकली पूछा जाएगा लिबरलिज्म का मतलब, तो हम लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो भी होगी वो जनता की मंजूरी के आधार पर बननी चाहिए, ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेजेस को पूरी तरीके से समाप्त कर देनी चाहिए, साथ साथ एक कंट्री को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक ऐसी पार्लियामेंट होनी चाहिए जिसमें जो सरकार बैठेगी वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, यानी कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। तो आई थिंक कि एरिस्टोक्रेसी, द न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म, फिर न्यू मिडिल क्लास के लिए पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या आता है सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक स्फीयर में अगर लिबरलिज्म का मतलब हमसे कोई पूछेगा तो वो हो जाएगा मार्केट्स का क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, यानी मार्केट स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। साथ साथ गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पर, सामान को एक जगह दूसरे जगह ले जाने में या करेंसी के एक्सचेंज में किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसको ही हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब, ठीक है। अब हम लोग बिना टाइम गवाए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग 2 वर्ड के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं। पहला कॉन्फेडरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, और फिर यूनियन का मतलब क्या होता है। तो दोनों को मैं समझाता हूं। जब बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट आपस में मिल जाए और वो सेंटर को बोल दे कि आप हम पे शासन कीजिए, उस सिस्टम को फेडरेशन या उसी सिस्टम को हम यूनियन भी बोलते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, कॉन्फेडरेशन और यूनियन का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स आपस में मिल जाए और सेंटर को बोल दे कि आप हम सभी पर क्या कीजिए, शासन कीजिए, उस व्यवस्था को कॉन्फेडरेशन और उसी व्यवस्था को यूनियन भी कहा जाता है। दोनों में माइनर अंतर है कि कॉन्फेडरेशन में कोई भी स्टेट्स आसानी से उससे क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 छोटा छोटा स्टेट मिलकर एक देश बनाया कॉन्फेडरेशन के तौर पे, और मान लेते हैं कि कोई एक स्टेट है जो नहीं रहना चाहता कॉन्फेडरेशन के अंदर, तो आसानी से अलग हो सकता है। लेकिन यूनियन की बात की जाएगी तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स जो आपस में मिल जाएंगे और सोचेंगे और मिलकर यूनियन बना लें और सोचते हैं कि यूनियन बनाने के बाद हम उससे अलग हो जाए, तो बिल्कुल अलग
नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अमेरिका एक कन्फेडरेशन है, तो उससे अगर कोई भी स्टेट अलग होना चाहेगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आसानी से अलग हो सकता है। लेकिन इंडिया की बात की जाएगी तो इंडिया क्या है, एक एक यूनियन है। जैसे कि अगर उसे मान लेते हैं कि कोई स्टेट कहता है, जैसे बिहार कहता है कि हम इंडिया से अलग हो जाना चाहते हैं, तो चाहकर भी अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया इज द स्टेट्स ऑफ यूनियन। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया कि कन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है और यूनियन का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के संदर्भ में कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, यानी कि 39 स्टेट से कन्फेडरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं। नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के चलते, मतलब नेपोलियन जब फ्रांस का लीडर बन गया तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के चलते बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज या छोटे छोटे राज्यों को जोड़ा गया और उन राज्यों को जोड़कर 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन तैयार किया गया। उसी को बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। लेकिन इसमें कुछ समस्या थी। समस्या क्या थी कि उन सारे जो छोटे छोटे जो 39 स्टेट्स थे उन सभी की करेंसी और वेट्स क्या थे, एक दूसरे से अलग थे। ज्यादातर जो स्टेट्स थे उनकी करेंसी और वेट एक दूसरे से अलग थे, जिससे दिक्कत किस में आती थी, इकोनॉमिक एक्सचेंज में दिक्कत आती थी। जैसे मान लेते हैं कि हम अपने देश की बात करते हैं, बिहार की करेंसी अलग हो जाए और उसे सट्टा झारखंड की करेंसी अलग हो जाए, और दोनों देशों में अगर सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना होगा तो इकोनॉमिक एक्सचेंज में दिक्कत तो होगा ही, जाहिर सी बात है दिक्कत होगा, क्योंकि हर जगह करेंसी का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। तो करेंसी अलग थी, साथ साथ जो माप तौल की जो प्रणाली थी वो भी क्या थी, एक दूसरे से अलग थे, जिसके चलते इकोनॉमिक एक्सचेंज में बहुत ही दिक्कत हो रहा था, बहुत ही दिक्कत हो रहा था। इसलिए जो न्यू कमर्शियल क्लासेस थे उन सभी ने सोचा कि एक यूनाइटेड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाया जाए, ताकि गुड्स, पीपुल और कैपिटल के मूवमेंट में किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन न हो और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम न हो। और इसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा, प्रशिया के द्वारा 1834 में। प्रशिया ने क्या किया कि 1834 में एक कस्टम्स यूनियन बनाया। कस्टम्स यूनियन का मतलब समझना सबसे पहले होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक कंट्रीज आपस में मिल जाती है इस समझौते पे कि वो एक दूसरे से मिलकर फ्री ट्रेड कर सकते हैं। फ्री ट्रेड का मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते हैं कि इंडिया और चाइना ये दो देशों के बीच में कस्टम यूनियन बना दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया से सामान चाइना में ले जाता है या चाइना से सामान इंडिया में लाया जाता है तो उस पर किसी भी प्रकार का टैरिफ या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सीधी भाषा में कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में फ्री ट्रेड होता है तो इसी समझौते को हम लोग बोलते हैं कस्टम्स यूनियन। और इसकी शुरुआत की गई यूरोप के अंदर प्रशिया के द्वारा 1834 में। उसने एक कस्टम यूनियन बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, जोल्वेरिन रखा गया, जिसमें कुछ समय बाद बहुत सारे जर्मन स्टेट आपस में आकर के जोल्वेरिन से जुड़ गए। आई थिंक ये वाला जोल्वेरिन, अगर हमसे कोई एग्जाम पूछे कि जोल्वेरिन क्या था तो हम बोलेंगे कि ये कस्टम यूनियन था जिसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट आकर बाद में जुड़ गए। और इस जोल्वेरिन के द्वारा आखिर क्या क्या चीजें की गई, तो सबसे पहला कि इस जोल्वेरिन के माध्यम से जो टैरिफ बैरियर्स थे उसको पूरी तरीके से क्या किया गया, एबोलिश कर देगा। टैरिफ बैरियर का मतलब ये हुआ कि जो इंपोर्टेंट गुड्स पर जो टैक्स लगते थे, यानी कि मान लेते हैं कि चाइना से इंडिया के अंदर कोई सामान आया तो जो इंपोर्टेंट गुड्स पर टैक्स लगते थे उस टैक्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो जोल्वेरिन के माध्यम से सबसे पहला काम क्या किया गया कि टैरिफ बैरियर को खत्म कर दिया गया। दूसरा काम, करेंसी की जो संख्या 30 थी उसको घटाकर कितनी कर दी गई, 2 कर दी गई, ताकि इकोनॉमिक एक्सचेंज में कोई दिक्कत न हो। उसके बाद से रेलवे के नेटवर्क को सुधारा गया। रेलवे के नेटवर्क को सुधारने से 2 फायदे हुए। सबसे पहला फायदा क्या हुआ कि इकोनॉमिक मोबिलिटी आई। जो सामान, जैसे मान लेते हैं कि हमको 10 टन सामान को इंडिया से चाइना भेजना है और उसको अगर मान लेते छोटे छोटे पानी वाले जहाज से भेजते हैं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मान लेते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में रेलवे लाइन बिछा दिया जाता है या बड़ा शिप के माध्यम से अगर हम लोग सामानों को भेजते हैं तो कम समय में हम लोग ज्यादा सामानों को इंडिया से चाइना में क्या करेंगे, भेज देंगे। तो इससे क्या आएगा, इकोनॉमिक मोबिलिटी आएगा। इकोनॉमिक मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो
कम समय में हम ज्यादा सामानों को आज एक्सचेंज कर सकते हैं और पैसे भी ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो रेलवे के नेटवर्क को सुधारने से दो फायदे हुआ। पहला फायदा हुआ कि इकोनॉमिक मोबिलिटी है, साथ साथ नेशनल यूनिफिकेशन को भी बढ़ावा मिला। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका परिणाम ये हुआ कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट थे उसको और लोगों के अंदर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स के बारे में अगर आएगा तो सभी लोग लिख देंगे। इसको मैं थोड़ा एक बार एक झटके में समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखेंगे कि नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के चलते बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटी आपस में जुड़े और वो सभी मिलकर 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन तैयार किए। लेकिन दिक्कत की बात क्या थी कि इन सभी करेंसी और वेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जिसके चलते इकोनॉमिक एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती थी। इसलिए जो न्यू कमर्शियल क्लासेस थी उन सभी ने यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाने का सोचा, ताकि गुड्स, पीपुल और कैपिटल के मूवमेंट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम न हो। और इसकी शुरुआत सबसे पहले प्रशिया के द्वारा 1834 में की गई। प्रशिया ने 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया। कस्टम यूनियन में बता दिया क्या होता है, जिसको नाम क्या रखा गया, जोल्वेरी रखा गया, जिसमें बहुत समय बाद, कुछ समय बाद बहुत सारे जर्मनिस्ट आपस में मिल गए और इस जोल्वेरिन के माध्यम से बहुत सारी चीजें सुधार की गई। पहला क्या किया गया, टैरिफ बैरियर्स को खत्म कर दिया गया। फिर करेंसी की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई और रेलवे के नेटवर्क को सुधारा गया ताकि इकोनॉमिक मोबिलिटी है और इससे नेशनल यूनिफिकेशन को भी मदद मिला। इसका रिजल्ट ये निकला कि बाद में इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने नेशनल सेंटिमेंट को और ही ज्यादा क्या कर दिया, आक्रोशित कर दिया। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। थैंक यू एवरीवन।